गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसिड बेसिस के अंदर जो हमारा थर्ड चैप्टर है, थर्ड टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की थ्योरी को ही डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सुना कि ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने जो प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट दी थी एसिड्स एंड बेसिस के लिए, उसके बिहाफ पर हम बताएंगे कि किसी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को हम किस तरीके से बताते हैं, कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या वीक एसिड होगा, या स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक बेस होगा। इसको समझने के लिए हम पहले एक एसिड रिएक्शन लेते हैं, HCl प्लस H2O गिविंग H3O प्लस प्लस Cl माइनस। एसिड रिएक्शन सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। ऑल्दो ये मैंने पहले भी क्लियर किया है कि कोई भी एसिड तभी एसिड की तरह बिहेव करेगा जबकि उसके सामने वाले स्पीशीज उससे बेस की तरह बिहेव करेगी। तो एसिड बेस एक रिलेटिव टर्म है। सो यह हम बात करते हैं कि HCl प्लस H2O गिविंग H3O प्लस प्लस Cl माइनस, इस रिएक्शन के लिए अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट, सिंस इट इज़ ए इक्विलिब्रियम रिएक्शन, सो इसके लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह को बात करते हुए बात करें, इसका जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, जो डिसोसिएशन हम बताएंगे उसके लिए हम बात करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। चूंकि ये एसिड है, सो this Ka is acid dissociation constant. So acid dissociation constant Ka is equal to concentration of H3O plus multiplied by concentration of Cl minus divided by concentration of HCl. यहाँ मैं आपको रिकॉल कराऊंगी, वैसे आपने डिटेल में फर्स्ट ईयर की क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि वाटर की कंसंट्रेशन को हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं क्योंकि उसके अंदर चेंज जो है वो नेग्लिजिबल हो रहा है, सो इसलिए उसकी कंसंट्रेशन को हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं। इसके बिहाफ पर दिस इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एनी एसिड रिएक्शन, एनी एसिड, सो फॉर द डिसोसिएशन ऑफ एनी एसिड। सो अगर इस एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को अगर हम pKa की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें लाइक pH, तो ये हो जाएगा हमारा pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka। ये इसका क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन का तरीका होगा। सिमिलरली फॉर बेसिस, जैसे एक एग्जांपल लें, अमोनिया प्लस H2O गिविंग NH4 प्लस प्लस OH माइनस, सो इसके लिए बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा Kb, और इस बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट को इसकी वैल्यू कितनी है ये बताने के लिए हम इसको pKb यानी कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। इन दोनों इक्वेशन को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर हम बात करें Ka की एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो डेफिनेटली यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो अनडिसोसिएटेड एसिड है HCl है, उसकी वैल्यू बहुत कम है, तो इन दैट केस H3O प्लस मल्टीप्लाई बाय Cl माइनस की वैल्यू बहुत हाई होगी, मोर देन 1 होगी। बट अगर अब हम इसके pKa की बात करेंगे तो वो नेगेटिव लॉगरिथम है, तो वो लेस देन 0 जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे उनके लिए pKa की वैल्यू जो होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए तो pKa की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव उसमें आएगी, और जितनी pKa की वैल्यू जो है आपकी नेगेटिव होगी, Ka की वैल्यू जितनी नेगेटिव होगी, सपोज ये डिसोसिएशन कम हो रहा है हमारे इसका एसिड का और उस कंडीशन में ये लेस देन 1 आ रही है, अनडिसोसिएटेड एसिड की वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू डिसोसिएटेड, तो उस कंडीशन में Ka की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 1 होगी, तो उस कंडीशन में हमारे को pKa की वैल्यू हायर मिलेगी एंड पॉजिटिव मिलेगी क्योंकि Ka की वैल्यू नेगेटिव होगी। So same thing will be applicable for bases. So pKa and pKb value for any acid and base respectively will determine the strength of acid and bases. तो इस बिहाफ पर हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को बताते हैं। यहाँ पे एक और फैक्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज द ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, क्योंकि हमने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने जो कंसेप्ट दी थी वो वाटर में ही एसिड और बेस के डिसोसिएशन की बात की थी मेनली। सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो सॉल्वेंट है ये खुद भी डिसोसिएट होता है, ऑटो आयनाइज होता है, क्योंकि वाटर एक एम्फोटेरिक सॉल्वेंट है, ये एसिड और बेस दोनों तरीके से बिहेव करता है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को हम बात करें 2H2O गिविंग H3O प्लस प्लस OH माइनस, इन जनरल नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ये डिसोसिएशन बहुत कम होता है।
अब अगर हम इसमें एसिड डालते हैं तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा यानी H3O प्लस की, और अगर बेस होगा तो वो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा। सो इस बिहाफ पर अगर हम इसका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW की बात करें, दैट इज H3O प्लस मल्टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, एंड दिस कम्स आउट टू बी 1.02 into 10 raised to the power minus 14 at 25 degree centigrade, means roughly 10 raised to the power minus 14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये एक फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। इस इक्वेशन को हमने क्यों डिस्कस किया ऑटो आयनाइजेशन की बात, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो KW हमने निकाला है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसके बिहाफ पर हम बताएंगे कि कैसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ एक दूसरे से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल हमें रिएक्शन लेते हैं अमोनिया इन वाटर, डिसोसिएट टू गिव NH4 प्लस प्लस OH माइनस। इस रिएक्शन के लिए अगर हम Ka एंड Kb दोनों लिखें, अमोनिया का पहले Kb लिखें और मतलब ये H प्लस को एक्सेप्ट करके OH माइनस लिबरेट करे, बेस की तरह बिहेव करेगा, वो Kb। और जब Ka की बात करें मीन्स जब NH4 प्लस डिसोसिएट होगा टू गिव दिस अमोनिया, तो इन दोनों रिएक्शंस Ka एंड Kb इस रिएक्शन के लिए अगर हम लिखते हैं तो हमारे को जो ओवरऑल रिजल्टिंग इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, दैट इज इक्वल टू KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो हम कह सकते हैं कि Ka मल्टीप्लाई बाय Kb ऑफ any reaction will be equal to KW ionic product of water. So यहाँ Ka और Kb इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए लिखे थे हमने। ये वैल्यू ये जो इक्वेशन है वो सब एसिड बेस पेयर के ऊपर अप्लाई होती है, और ये रिफ्लेक्ट करती है कि अगर को जब KW जो कि एक फिक्स वैल्यू है, इट मीन्स अगर किसी के लिए Ka की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट जो बेस होगा वो वीक होगा, Kb की वैल्यू उसके लिए कम होगी, और वाइस वर्सा। इस तरीके से ये ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर के बिहाफ पे हम बता सकते हैं कि कैसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की स्ट्रेंथ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, एक स्ट्रॉन्ग होगा तो दूसरा वीक होगा। इस बिहाफ पर हम कुछ एसिड्स एंड बेसिस को बता सकते हैं कि कौन स्ट्रांग होगा कौन वीक होगा। कुछ एसिड्स के एग्जांपल हमने यहाँ लिए हैं, और इसका जनरल प्रेजेंटेशन का तरीका pKa एंड pKb वैल्यूज़ के थ्रू होता है। सो हम देख रहे हैं कि कुछ एसिड्स हैं जिनकी Ka वैल्यूज़ जहाँ बहुत स्ट्रांग है, 100% आयनाइज हो जाते हैं, 10 जैसे कि परक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इन सब के केस में आप देख रहे हैं कि बहुत हाई वैल्यूज़ है, तो इनकी pKa वैल्यू नेगेटिव होगी, और नेगेटिव होगी इट मीन्स जहाँ pKa की वैल्यू नेगेटिव है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। सिमिलरली जिनके लिए pKb की वैल्यू नेगेटिव है वो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और जहाँ पॉजिटिव या जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी वो वीक एसिड या बेस की तरह बिहेव करेगा। सो एसिड बेस स्ट्रेंथ को प्रेजेंट करने का तरीका है pKa एंड pKb वैल्यूज़। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अंदर एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ लेवलिंग सॉल्वेंट्स एंड डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स। हमने देखा कि जितने भी हम बात कर रहे थे एसिड बेस की, जो अभी हमने बात की उसमें यही था कि वाटर में डिज़ोल्व होकर के H प्लस दे रहे हैं, या कोई दूसरा उससे H प्लस ले रहा है, या OH माइनस दे रहे हैं। बट इस कंसेप्ट को अप्लाई किया गया दूसरे सॉल्वेंट्स के ऊपर भी कि जरूरी है अब अगर हम सॉल्वेंट सिस्टम चेंज कर देंगे तो इन एसिड और बेस की स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी, इनकी प्रबलता में फ़र्क आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे अभी तक हमने कोई एसिड या बेस रिएक्शन की बात की, उसके pKa pKb वैल्यू की बात की, वो किस में की? वाटर में। अब अगर वही रिएक्शन किसी दूसरे सॉल्वेंट में होगी तो pKa pKb वैल्यू में चेंज आ जाएगा। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि सॉल्वेंट क्या है और किस तरीके का सॉल्वेंट हमें यूज़ लेना पड़ेगा। और इस बिहाफ पे हमने 3 एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एसिटिक एसिड, H2O एंड अमोनिया। एसिटिक एसिड
प्योर स्टेट के अंदर एक सॉल्वेंट की तरह जब हम लेंगे तो क्या होगा, वाटर को सॉल्वेंट की तरह लेंगे तो क्या होगा, और अमोनिया जो कि एक वीक बेस है, लिक्विड अमोनिया की मैं बात कर लूँ तो क्या होगा। तो ये जो हमारे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसिटिक एसिड, जो कि खुद एक वीक एसिड है। सपोज HCl जब वाटर में डिजोल्व हुआ तो क्या हुआ कि वो 100% आयनाइज हो गया, लेकिन जब HCl को एसिटिक एसिड के अंदर डाला जाता है तो वो प्रोटॉन इतनी आसानी से नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट उसको असिस्ट कर रहा था, उसकी सहायता कर रहा था प्रोटॉन निकालने में, वो एसिटिक एसिड उतनी हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये खुद भी प्रोटॉन देने वाली टेंडेंसी रखता है, इसकी लेने की नहीं है। डेफिनेटली इसकी HCl से कम है प्रोटॉन देने की टेंडेंसी, तो जब इसके सामने HCl है तो इसको प्रोटॉन लेना पड़ेगा, बट ये इतना स्ट्रांगली ले नहीं पाएगा। तो इन दैट केस सॉल्वेंट, मतलब यहाँ हम ये बता रहे हैं कि सॉल्वेंट अपना रोल प्ले करेगा, और वो एसिड HCl जो कि पहले वाटर के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहा था, वो अब नहीं कर पाएगा, और इस तरीके से एसिटिक एसिड ये कहेगा कि भाई HCl जो है वो इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है। अब अगर एसिटिक एसिड में ही हम HCl, HNO3 एंड H2SO4 जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे, 100% आयनाइज होते थे, उनको अगर हम इस एसिटिक एसिड के अंदर लें अलग अलग, एंड देन इनकी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन करें। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इसलिए क्योंकि हम इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना चाहते हैं कि कितना अपघटित हुए, कितने H+ इन्होंने दिए। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए जब हम इनको एसिटिक एसिड में लेंगे तो हम देखेंगे कि इन एवरी केस, या ये कह लीजिए कि ना HCl सबसे वीक होगा, देन HNO3 उससे थोड़ा स्ट्रांग होगा, और H2SO4 उससे थोड़ा स्ट्रांग होगा, है ना। तो यहाँ हमने क्या देखा कि वो तीन एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे, HCl, HNO3 एंड H2SO4, इन वाटर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थे, 100% आयनाइज हो रहे थे, वो एसिटिक एसिड में अलग अलग डिग्री से आयनाइज हो रहे हैं। सो हम ये कहेंगे कि एसिटिक एसिड इन तीनों एसिड्स के लिए एक डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट है, क्योंकि इनके डिफरेंस को बता रहा है कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है, जबकि वाटर इस चीज़ को नहीं कर पाया। तो ऐसी कंडीशन में वाटर इनके लिए लेवलिंग सॉल्वेंट का काम करेगा। लेवलिंग मतलब उनको एक ही लेवल पे ला देगा। तो इस तरीके से दो तरीके के सॉल्वेंट होते हैं, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट एंड लेवलिंग सॉल्वेंट। एक पर्टिकुलर एग्जांपल जो मैंने आपने इसमें अभी लिया, उसके अंदर हमने देखा कि एसिटिक एसिड जो है, चूंकि जो मॉलिक्यूल या जो एसिड हमने उसके अंदर लिया और इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, दोनों का नेचर ऑलमोस्ट सेम था, दोनों ही देने की टेंडेंसी रख रहे थे, तो उस वक्त इसने डिफरेंशिएशन का काम किया और ये डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट की तरह बना। लेकिन वाटर जो कि इजीली किसी से भी प्रोटॉन ले लेगा, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, उसने वो डिफरेंस नहीं कर पाया स्ट्रॉन्ग एसिड्स के आपस की स्ट्रेंथ में, और उसने लेवलिंग सॉल्वेंट का काम किया, और ये लेवलिंग इफेक्ट कहलाता है। सिमिलरली लिक्विड अमोनिया अगर हम लेते हैं, तो लिक्विड अमोनिया के अंदर इवन एसिटिक एसिड भी H+ आसानी से दे देगा, क्योंकि लिक्विड अमोनिया खुद जो है वो प्रोटॉन लेने का इच्छुक होता है, तो वो प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा, तो वो असिस्ट करेगा एसिटिक एसिड को भी कि भाई वो आसानी से प्रोटॉन दे दे और वो आयनाइज हो जाए और एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाए। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि एसिटिक एसिड जो वाटर में वीक एसिड था, अमोनिया के अंदर वो 100% आयनाइज हो रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया है। डेफिनेटली जब एसिटिक एसिड हो गया है तो यहाँ पे वाटर, वो हमारा नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब तो इसके अंदर इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे ही। सो अगेन लिक्विड अमोनिया विल बी लेवलिंग सॉल्वेंट फॉर दीज एसिड्स। सो यही एस्पेक्ट हम बेसिस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि बेसिस की स्ट्रेंथ के अंदर जो बेसिक नेचर वाले अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर बेस को डिसॉल्व किया गया है तो वो इजीली आयनाइज नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ी सी एसिडिक टेंडेंसी वाले उसके अंदर हमने बेस को डाला है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि सॉल्वेंट उसको असिस्ट करेगा डिसॉल्व होने में। तो इस तरीके से हम सॉल्वेंट्स को लेवलिंग सॉल्वेंट्स एंड डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने में सॉल्वेंट का भी रोल होता है, खाली उस मॉलिक्यूल का ही नहीं होता। ये हमारी एक जनरल कंसेप्ट थी, और इस एसिड बेस्ड स्ट्रेंथ हमने अभी ये जो बात की वो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग की थी।
ना लिमिटेशंस ऑफ दिस थ्योरी, जैसे देखा कि काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाई, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। उसमें से सबसे बड़ी लिमिटेशन तो है कि इट इंक्लूड्स ओनली प्रोटोनिक रिएक्शंस, केवल प्रोटोनिक रिएक्शंस के बारे में बात करती है। इसके अलावा जो दूसरे एसिड होंगे उसके बारे में नहीं करती, जो कि ऑर्निनियस थ्योरी की भी कमी थी, वो इसके अंदर भी बनी रही। टू नो द नेचर ऑफ द सब्सटेंस अ कंप्लीट डिटेल ऑफ द रिएक्शन मस्ट बी नोन। ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी को एसिड या बेस बता दिया, उसको एसिड या बेस बताने के लिए हमें बताना पड़ेगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया HNO3 H2SO4 के साथ में बेस बन जाएगा, लेकिन वाटर के साथ में एसिड बनेगा। तो हमें ये बताना पड़ता है कि कंप्लीट एनवायरनमेंट, केमिकल एनवायरनमेंट क्या है, तब जाके हम उस स्पीशी को एसिड या बेस बता सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सिंपल थ्योरी ना होकर के थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर भी थी। This is all about Bronsted-Lowry concept. Thank you.